एसाइलेशन किया था? नहीं सर। एसाइलेशन नहीं हुआ था? अच्छा चलिए, फिर उसके बाद आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी लिखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ब्रैकेट में लिखिएगा, टू इंट्रोड्यूस एसाइल ग्रुप एसाइलेटिंग एजेंट। केमिस्ट्री में एसाइलेटिंग एजेंट जनरली दो होते हैं, क्योंकि 12th में पहली दफा आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में मैं पढ़ा दे रहा हूँ। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड कहते हैं RCOX, और एसिड एनहाइड्राइड RCOO। और एसाइल ग्रुप का फॉर्मूला ही होता है COR। तो देखिए इसमें भी COR है, X हटेगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। तो बेंजीन पर एसाइल ग्रुप आ जाता है, इसी को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मानस जोशी साहब, ये पहला स्लाइड है, लिखिए। यस सर। लिखने पर बताइएगा। डन सर। अब आइए कि ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, CH3COCl। एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिए Cl हटेगा, और आपको मालूम है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, COCH3 आएगा, कि जिसके की एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। Cl है, CO है, COCl है। और आप सबको मालूम है, ये बहुत ही मशहूर नेम है, कि अगर बेंजीन पर कभी भी ऑर्गेनिक में COCH3 आ जाए तो इसको एसीटोफेनॉन कहते हैं। इसका नाम है 2-क्लोरोएसीटोफेनन, इसको कहेंगे 4-क्लोरोएसीटोफेनन। डन सर। लिख लिया तो बताइएगा। डन सर।
Done, sir. चलिए देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन की लिमिटेशन होती है, सारे ग्रुप्स नहीं देते हैं। ये खुद टॉपिक है 3rd and 4th चैप्टर में, ऐसे मैं 11th में पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन ये 3rd and 4th में आएगा, तो वहां में हम डिस्कशन करेंगे कि लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन क्या है, वो 3rd and 4th है। क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा हो जाएगा सब कुछ इसमें समझाने पर, इसलिए मैं इसको इस वाले टॉपिक को इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। एवरी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो मेटा डायरेक्टिंग होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता ही नहीं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग देता है लेकिन एनिलीन नहीं देता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन कौन से ग्रुप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन चाहे अल्काइलेशन हो साइलेशन हो नहीं देते, खुद टॉपिक है, वो 3rd and 4th चैप्टर में आएगा, एल्डिहाइड कीटोन एंड एनिलीन चैप्टर मिड टर्म सेकंड, इसलिए इस टॉपिक को। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बहुत सारी अच्छी बातें सेकंड चैप्टर में बहुत आएंगी। आप देखिए ये पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म, आप ध्यान दीजिए अच्छे से जो मैं समझाना चाह रहा था। ऐसे ये पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि रेजोनेंस इफेक्ट पॉइंट सब में इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव होता है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। लेकिन आपको बताया गया था एक्सेप्ट हैलोजन को छोड़कर। इन द केस ऑफ हैलोजन, in the case of halogen, माइनस आई जो होता है वो ग्रेटर देन होता है प्लस एक्स। पूरे ऑर्गेनिक माइनस आई ग्रेटर, ये सब मुझसे 11 में पढ़ चुके, सब पढ़ाया जा चुका है, ये रिसर्च हो रहा है आपका पीएचडी इन केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक 11th में बहुत दफा पढ़ाया गया आपको। तो माइनस आई ग्रेटर देन प्लस। सर ये क्यों लिखा रहे हैं, उसकी वजह है, इसके बारे में पूछाएगा, पहले यहां तक लिखिए। लिख लिया, बोलिए। यस सर। अब देखिए फिर से सुनिए, केमिस्ट्री ये भी कहता है एवरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो होता है आर एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग नहीं है। याद रखिए, दैट द रीजन एराइल हैलाइड जो होता है, जो कि हाइड्रोजन लग गया, इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। और से सुने, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जबकि इसमें दो प्रोडक्ट है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तो आप यही कहिएगा इसकी रिएक्टिविटी इसलिए कम हो गई ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। इसकी वजह से क्या हुआ, विच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब इसलिए याद रखिए ऑर्डर ऑफ, इसलिए नोट्स को जरूर पढ़ के आइएगा, सेकंड चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एक्टिवेटिंग, और एक्टिवेटिंग में भी 3 कैटेगरी है, मैं समझाऊंगा सेकंड चैप्टर में। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग और वीकली एक्टिवेटिंग, देन बेंजीन, देन एराइल हैलाइड, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। देन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यानी मेटा डायरेक्टिव। ये आपको मालूम है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जबकि ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो आएगा वो मेटा डायरेक्टिंग है।
जो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब ये मत समझिएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है। हर चैप्टर में कुछ कुछ बातें आपको तोड़ तोड़ के समझाई जाएंगी कि क्या क्या है। खासकर सेकंड चैप्टर में बहुत ज्यादा है। एक्टिवेटिंग ग्रुप 3 तरह का होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली। तो वहां हम आपको पढ़ाएंगे, तो सारा इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो चैप्टर का बहुत ही लंबा गिर जाएगा। दैट द रीजन। सबको समझ में आया एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव? अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ ठीक, ये वाला लिखिए, थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो और अच्छे से आ जाएगा 11th वाला। क्लियर बताइए। यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, अब सुनिए। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, मेरी सबको मेरी आवाज अब पहले एक दफा क्लियरफाई कर दी, आ रही है आवाज क्लियर? Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है, 5 मिनट अच्छे से समझिएगा। नया टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और सारी बातें हर चैप्टर में आएंगी, तो वहाँ आपको और अच्छे बताया जाएगा। और से सुनेंगे, ध्यान देंगे। हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड पढ़ा, अभी कुछ भी मत लिखिएगा, 5 मिनट अच्छे से सुनिए। और एक्वस NOH है, आपने पढ़ा कि X को हटाकर OH आ गया, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ में हाँ मिलाइए, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब सुनो, लेकिन एराइल हैलाइड में भी CX बॉन्ड है, लेकिन जैसे ही एक्वस NOH के साथ रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शंस नहीं थे। रीजन साफ है, रेजोनेंस होगा। CX bond acquires partial double bond which is strong and difficult to cleavage. क्लियर है? difficult to cleavage. Any problem है स्टूडेंट? हाँ या ना?
No, sir. No. No, sir. ठीक, दैट द रीजन, याद रखिए, लिखिएगा नहीं। बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वही बेसिकली आप चूंकि उस वक्त पूरा समझाना मुश्किल था, इसलिए एक होता है SN1, एक होता है SN2। ये कौन शो करता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, जो मैं आपको दिखा चुका हूं, ईथर। इसलिए इस दो चैप्टर में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात है। अब एक होता है इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब मैं बोलूं इनडायरेक्ट तो आप ये कहिए नॉट एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर नहीं करेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा। इसकी बेहतरीन मिसाल है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रूम टेम्परेचर पर नहीं करेगा, मतलब डायरेक्ट एसन नहीं करेगा। क्यों? तो CH बॉन्ड एक्वायर्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेगा भी। कोई कहे क्या एराइल हैलाइड का मेन रिएक्शंस क्या है? एराइल हैलाइड का मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एराइल हैलाइड रोम, तो कोई कहे क्या एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है? तो अब आप आंसर दीजिए, रूम टेम्परेचर पर नहीं करेगा, मतलब डायरेक्ट तो नहीं करेगा, कर सकता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के लिए कंडीशन है एट ड्रास्टिक कंडीशन। अब देखिए, इसी अभी जस्ट 2 दिन पहले इसी पर जी एडवांस में क्वेश्चन आया, उसको भी हम आपको सामने करवाएंगे। पहले सुनिए अच्छे से। कोई भी कहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का, डायरेक्ट एसन, इनडायरेक्ट एसन। व्हाट इज द पहचान ऑफ इनडायरेक्ट एसन? तो वो है आपका एराइल हैलाइड। इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट एसन को एक और नाम से जानते हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई भी पूछे क्या एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है जबकि उसमें CH है, तो आप कहिए रूम टेम्परेचर पर नहीं करेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं करेगा। कर सकता है इनडायरेक्ट, और उसमें वही उसी को कहेंगे बाय अप्लाइंग ड्रास्टिक कंडीशन, जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, पहले लिखिए, सबको समझ में आया? बोलिए हेलो एवरीवन। मानव जोशी, अनुभव जोशी, प्लीज बताइए कहाँ चले गए अनुभव? सर यही है। समझ में आया यहाँ तक? जल्दी यस सर, बोलिए। आया। थैंक यू। लिख लिया यहाँ तक? ठीक है। स्वस्ति यहाँ से लिखिए आप, ये मेन टॉपिक है, यहाँ से लिखिए स्वस्ति। ओके सर। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अब आइए मेरे साथ साथ लिखिए एराइल हैलाइड। तो सब लोग बताइए, एराइल हैलाइड डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है कि इनडायरेक्ट? Indirect. इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये रूम टेम्परेचर पर शो करेगा? No, sir. No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड।
लिख लिया, बताइए। ठीक है, has everyone completed? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप देखिए, अब लिखिए मेरे साथ साथ एक लाइन छोड़ के, बट एक है बाय अप्लाइंग ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशंस का मतलब होता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कोई डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब इस बात पर डिस्कशन होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पर लगाने से ये एराइल हैलाइड रिएक्टिव क्यों हो जाता है टुवर्ड्स एसएन, मेटा पर क्यों नहीं, उसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. लिख लिया। अब आइए, अब देखिए इससे और ऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी आएगा, ये व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन। सुनिए अच्छे से, तो इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों करेंगे भाई, ऑलरेडी बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब क्यों, गौर से सुना, यही इसकी मैकेनिज्म भी है एरोमा इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। पहले समझिए, ये X है, हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 या कुछ भी लगा दिया, आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये लीविंग ग्रुप को हटाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा। सारे लोग देखिए, मैं पहले मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, प्लीज सुनिए, देखिए भी, बताइए। X है, न्यूक्लियोफाइल है, NO2 ऑर्थो पर है। अब बताइए इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं, इस वजह से, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। अच्छा, अब 1 मिनट रुक जाइएगा, सारे लोग लिखिएगा नहीं, इसको कहते हैं कार्बेनायन। This indirect nucleophilic substitution में, which is also called aromatic nucleophilic substitution में, कार्बेनाइन बन रहा है। SN1 SN2 में कार्बेनाइन नहीं बना था, SN1 में कार्बोकेटाइन बना था, इसलिए ये डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। Therefore it is called indirect nucleophilic substitution या aromatic nucleophilic substitution. This reaction is completed through intermediate carbanion। और फिर वही लॉजिक लगाएं, खासकर हर्षित मियां सुने कि जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाए तो रिएक्शन फास्ट होता है। सुना सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो एक हुआ कि इसका माइनस आई इस पर लगेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा सुनना, प्लीज लिखना मत, देखो यहां पर एन ऑर्थो पर NO2 रहता या ना रहता, बताओ। इस बेंजीन की वजह से तो रेजोनेंस तो ऑलवेज होगा ना इस नेगेटिव चार्ज का। बोलो ये यहाँ हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। Sir, हो रहा यस सर। लेकिन हमें तो इस बेंजीन से कोई लेना देना नहीं, हमें तो ये देखना है ना कि NO2 रखने से क्या फायदा हुआ। तो देखो सारे लोग, ये यहाँ बताओ, ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं। हेलो Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir.
यस, जिसका कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो जाए, जिसका कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो जाए, इसलिए ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अब देखो, फिर ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना, जो हम डायरेक्ट इससे आ सकते थे, जो इससे हम आ सकते थे, एक्स और एन यू, देखिए ये यहाँ, तो देखिए ये बीच वाला जो है ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या इस बात से आप सेटिस्फाइड हैं? समझ में आया? जल्दी बोलिए। Yes, sir. यस, तो याद रखिएगा कि जो मैं थ्योरी में लिखवाऊंगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच द ऑर्थो पोजीशन, then carbon containing electron withdrawing group bears negative charge, due to which its carbon ion becomes more stabilized by minus I effect as well as more resonating structure. Therefore, nitro group at ortho position makes the aryl halide reactive towards electronucleophilic substitution. चलिए ये स्लाइड लिखिए जल्दी से, फिर मैं मेटा पैरा का दिखाता हूँ आपको। लिख लिया? बताइए। Yes, sir. Answer. आप सुनिए मेरे, व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट पैरा, देखिए पैरा पर भी सिचुएशन इसी तरह की होगी, सारे लोग ध्यान दीजिए। ये हाइलोरीन है, NO2, देखिए NO2 पे, NO2 पैरा पर लाने से भी फायदा हुआ, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ नेगेटिव है, देखिए जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उसी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं, फिर वही फेनामेना होगी ना ऑर्थो वाली। ये यहाँ ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, जल्दी बोलो हाँ या ना सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. जल्दी लिखें।
हाँ लिख लिया, जल्दी बताइए। हाँ बोलिए, लिख लिया। Yes. Done, sir. आप देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा, देखिए यही चीजें मेटा पर नहीं होती हैं। NO2 का जो इफेक्ट है या किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मेटा पर नहीं हो पाता। देखिए न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये यहाँ होगा, तो देखिए फिर वही बात, NO2 है, तो यहाँ जो होगा आप बताओ, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉएंगे क्या उस पर नेगेटिव चार्ज आया? जल्दी बोलो मेटा पर। No, sir. नो सर। तो क्या रेजोनेट एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाएगा? No, sir. No, sir. और माइनस आई इफेक्ट का भी देखिए दूर इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए मेटा पर नहीं होता। इससे बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। जो अभी आपको मैं लिखवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी फास्ट लिखिएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल एक आएगा। लिख लिया? Yes. चलो मेरे साथ साथ बहुत ही फास्ट अंदाज में लिखिए, जल्दी जल्दी। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप attached at ortho and para position, then carbon containing electron withdrawing group bears negative charge, due to which its carbanion becomes stabilized by a strong minus I effect as well as more resonating structure. क्लियर है? सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Conclusion. इसलिए reactivity of haloaridine is observed when electron withdrawing group are present at ortho para position. तो ये आया समझ में? आया ना? Yes, sir. लिख लिया? जल्दी बताइए। इंसिया, स्वस्ति, हर्षित, अनुभव,
सब लोगों ने लक्ष्य, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन रूम प्रेजेंट, मेरे साथ साथ एकदम फास्ट लिखिए, मेटा पोजीशन when none of the resonating structure bear negative charge on carbon atom containing NO2. Therefore, NO2 group therefore the presence of आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Sir. एराइल हैलाइड डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो दो कंडीशन पर, ड्रास्टिक एंड बाय प्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ओके स्टूडेंट, Yes, sir. अब सुनिए इसकी रिएक्शन, बस खत्म होने वाला है। यहाँ देखें, अब आपको कोई भी कहेगा ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है और aqueous NaOH है, नथिंग इज मेंशन इन द प्रॉब्लम, कोई रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज ये डायरेक्ट करता ही नहीं। तो फिर कोई बोलेगा कि इनडायरेक्ट कैसे करेगा? इनडायरेक्ट कर सकता है जब आप ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करें। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है 623 केल्विन 300 ATM, दिस इज कॉल्ड ड्रास्टिक कंडीशन। तो आप समझ जाएंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो Cl की जगह न्यूक्लियोफाइल OH आएगा। कोई कहेगा सर हमें इतना टेम्परेचर प्रेशर नहीं है, तो आप उसके ऑर्थो पर NO2 लगा दीजिए तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी भी रूम टेम्परेचर से ज्यादा लगेगा, ये याद रखें। 4 भले ये टेम्परेचर ना पूछा जाए, समझ जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो रिएक्शन कितना आसान है, बोलो ना, गवाही तो दो। Yes, sir. Yes, sir. बस पहचानना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। जल्दी लिखिए। तो मैं इस पर अच्छा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पहले तो मैं बेसिक बातें सब बता देता हूँ आपको। लिख लिया तो बताइएगा। Done, sir. कोई कहेगा कि नहीं सर हम इसकी रिएक्टिविटी को और बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑर्थो पर भी रख दीजिए, पैरा पर भी रख एक्वस NaOH समझ जाइए। अभी भी रूम टेम्परेचर से ज्यादा लगेगा, मतलब 386 केल्विन या 87 केल्विन लगेगा, लेकिन रूम टेम्परेचर से ज्यादा ही है। OH है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल बन गया NaCl। कोई कहेगा नहीं हम रिएक्टिविटी और बढ़ाना चाहते हैं, NO2 NO2 NO2,
यहाँ देखिए, यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी तो इवन की वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है। हाँ, एक्वस एनोज करेंगे तो करेगा ही, यहाँ पर वार्म वाटर के साथ भी कर देगा, यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा हो जाएगी। ये सब तो बेसिक बातें हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, दिस इज आल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में भी यूजेस में भी लिखवाया था। एक मिनट, अगर हम इसको ए कहें, इसको बी कहें, इसको सी कहें, इसको डी कहें, इसको डी कहें, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए, समझ में आया? सर लास्ट वाले में टेम्परेचर नहीं होगा। नहीं, सिंपल वार्म वाटर है बिहारी हो, इसकी रिएक्टिविटी इतनी हो गई कि वार्म वाटर, इवन वार्म वाटर गर्म पानी से भी रिएक्शन कर लिया। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये कहने का मकसद है। ऐसे तो मैंने टेम्परेचर लिख दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो समझ जाइए रिएक्शंस करेगा। इसलिए सारे लोग हैं, बस ये कहने का मकसद है थ्योरी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या फायदा होगा कि कम से कम ड्रास्टिक अपनाना नहीं पड़ेगा। हाँ, टेम्परेचर थोड़ा बहुत कुछ रूम टेम्परेचर से ज्यादा तो होगा ही। लिख लिया? बताइए। यस सर। Has everyone completed? Yes. ठीक है, पहले तो मैं क्वेश्चन ये कराने जा रहा हूं इस पर। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of following compound हाँ, हेलो स्टूडेंट, लिख लिया? Done, sir. Yes.
हाँ स्टूडेंट, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी बताओ। D. बी की डी? डी। डी के बाद? D. डी के बाद B. बी। अच्छा, Yes, sir. बी के बाद A. ए। अच्छा, इसमें तो 2 NO2 लगा है, उसको क्यों नहीं किया? क्योंकि मेटा पर है। हाँ, Meta पे. वेरी गुड। हाँ स्टूडेंट, इसमें बताओ, इसमें सब कुछ सही है, लिविंग ग्रुप देख के बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, आइडो की फ्लोरो? D. डी। मुझे मालूम था यही बताओगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उसमें मैकेनिज्म बता रहा हूँ, मुझे मालूम था कि आप यही बताएंगे। गौर से सुनिए अच्छे से। एक तो आप वो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म गौर से सुनिए। इसकी मैकेनिज्म में कार्बन आयन आया था। क्या आया था, जल्दी बोलो। Carbon. Carbon. तो कार्बन आयन जब आया, मान लो NO2 है, तो बताओ इसका माइनस आई लगेगा तो कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कि नहीं फ्लोरीन? जल्दी बोलो। और जैसे ये यहाँ जाएगा तो फ्लोरीन हट जाएगा, तो ये जो आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी 5, तो कोई भी ग्रुप हटेगा ना, चाहे क्लोरीन हटे, ब्रोमीन हटे, Cl हटे या आयोडीन हटे। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि फ्लोरीन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। हाँ, नॉर्मल SN1 SN2 तो Ri गुड लिविंग ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? तो फ्लोरीन -I। अरे बोलिए। Yes, sir. हाँ, और मैकेनिज्म भी देखिए ना, निगेटिव चार्ज, जैसे मैंने आपको जो ये X NU जो करता था, देखिए कि जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा तो X भागेगा, तो यहाँ तो कोई भी X जल्दी भागेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 5 सबके लिए है, क्लोरीन के लिए भी है, ब्रोमीन के लिए है, आयोडीन के लिए भी है, फ्लोरीन के लिए भी है। तो फिर क्या देखेंगे? जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाए। हेलो एवरीवन, दैट द रीजन यहाँ लिखेंगे रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर वो एज यूजुअल नहीं लगे। मुझे यकीन था कि तुम यही बताओगे तुम लोग। अरे स्वस्ति हर्षित, समझ में आया? Yes, sir. इसको इतनी Yes, दफा, sir. हाँ इसको इतनी दफा पढ़ लें कि फिर एक कभी गलती ही ना हो प्लीज, वरना स्टूडेंट इसमें गलती करते ही हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आइडो इज द ये। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप बताएंगे प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो क्या बनेगा? जैसे मैंने फ्लोरीन को यहाँ लगा दिया, समझ रहे ना मेरी बातें? NO2 को यहाँ लगा दिया, NO2 को यहाँ लगा दिया, और मैंने इसका रिएक्शन, कोई जरूरी नहीं कि आपको, हाँ 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 हर्षित लाल सलाम बंद करो। यहाँ देखो, तो आपको कोई जरूरी नहीं कि बच्चे वाला हमेशा क्वेश्चन दे देगा क्वेश्चन, कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाला जा सकता है। समझ में बात आ रही? तो आपको दे देगा फेनाइल SNA, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये पॉजिटिव है तो सल्फर पर नेगेटिव। बताओ ये न्यूक्लियोफाइल F को रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताओ।
यहाँ पर रिएक्शन होगा, जल्दी बता, होगा ना? NO2 आ गया ना, दो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और बस SFSPH प्रोडक्ट बनेगा। ये बच्चे की तरह मत रहना कि OH दे देगा, हमेशा OH ही रहेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब सुनो, बी वाला पार्ट बताना और अच्छे से बताना प्लीज। यहाँ पर फ्लोरीन की जगह आयोडीन लगा दिया मान लो, और NO2 मेटा पर लगा दिया, और फिर यही फिनाइल एसएन दिया। बताओ रिएक्शन होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो, आयोडीन की जगह लगेगा या नहीं लगेगा? जल्दी बोलो ना यार। No, sir. No sir, because no reactivity is observed. No reactivity absorbed when electron withdrawing group attach and meta position। सुने कि ना सुने? जल्दी बोलो। सुना सर। सुना, वेरी गुड। अरे स्वस्ति बोलिए ना, क्यों नहीं? खाना नहीं खाएगा डिनर? Yes, sir. सुना। सुना। आप लोग तो जल्दी खाने वाले आदमी सब हैं, हम लोग लेट से खाते हैं, आप लोग तो बहुत सवेरे खाती हैं आप लोग। हाँ, अनुभव जोशी सुना? मानव जोशी समझ में आ रहा है? Yes, sir. थैंक यू। आगे बढ़ें। Yes, sir. एस भी देखिए, सल्फर भी -I है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I होगा ही। बताओ यहाँ भी प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बताओ। बनेगा कि नहीं बनेगा? मिथाइल सल्फाइड है। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे, बनेगा या नहीं बनेगा? कैन यू हेयर मी? Yes, sir. बताओ ना, बनेगा या नहीं बनेगा? सर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बताओ, जल्दी बताओ। सर रिएक्टिविटी कम है मेटा। हाँ बस कहो मेटा पर नहीं है। हाँ आगे, इतना लेट से तुम लोग आंसर देते हो। नेक्स्ट। अच्छा देखो इसमें, अब बताना कि यहाँ Cl डायरेक्टली, ये एराइल हैलाइड तो नहीं ना हो गया? क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन पर कनेक्टेड नहीं है। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब तो आराम से हो जाएगा ना, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आई नहीं, तो ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो डायरेक्ट। अब सुनो, अच्छा कोई पूछे डायरेक्ट, ये याद रखना एक। अच्छा पहले लिख लो इसको। इसमें बताओ, अगर मैं ये पूछूं, ये अगर तुम्हारे पास कहाँ था ये ए और ए, अच्छा बताना ए और डी में, ये तो सी हो गया, तो सी और बी तो शो नहीं करेगा ना? जल्दी बताओ हाँ या ना? Yes. तो बताओ ए और डी में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ए और डी में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जल्दी बोलो तो, ए और डी में। ए की डी? D. डी। डी क्यों? 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 बिकॉज इट इज डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। याद रख लो, कहीं पर लिख लो, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी इनडायरेक्ट से ज्यादा होगी। देखो यही इस साल जी एडवांस का क्वेश्चन था, कल परसों जो हुआ है कि ABCD में कौन रिएक्शन है, मल्टीपल चॉइस में, तो A और D रिएक्शन करेगा, B और C नहीं करेगा। बोलो, अरे बोलो ना यार, हो गया ना तुम लोगों से क्वेश्चन? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, Sir. ये कल परसों के जी एडवांस का क्वेश्चन था। और ये लिख लो, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी इनडायरेक्ट से ज्यादा होगी। So this is all about this chapter. Next class में अल्कोहल, फेनॉल, ईथर